जज साहब, मैं जानती हूँ कि कानून में ये अजीब लगेगा, मैं बस एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ जज साहब। नहीं जज साहब, मैं इसके साथ अब एक भी रात नहीं बिताना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब इसमें कोई मोहब्बत नहीं बची। दोस्तों, क्या कोई औरत अपने पति से तलाक लेने से ठीक पहले भरी अदालत में यह शर्त रख सकती है कि उसे अपने पति के साथ एक आखिरी रात बितानी है, वह भी तब जब उनका रिश्ता नफरत और झगड़ों की वजह से टूट रहा हो? यह सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही ज्यादा रुला देने वाली है। आज की कहानी रिश्तों के उस पहलू को उजागर करती है जहां कानून की धाराएं हार जाती हैं और जज्बात जीत जाते हैं। यह कहानी है एक टूटे हुए रिश्ते के फिर से जुड़ने की, एक ऐसी रात की जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आपको राजस्थान के उदयपुर शहर की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। झीलों की नगरी उदयपुर, जहां की हवाओं में ही रोमांस खुला होता है। इसी शहर में रहने वाले आर्यन और सुमन की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। कॉलेज के दिनों में लाइब्रेरी में किताबों के बीच शुरू हुई उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। आर्यन एक सुलझा हुआ और बेहद जिम्मेदार लड़का था जो एक आर्किटेक्ट था और बड़े बड़े सपनों के नक्शे बनाता था। वहीं सुमन एक चंचल, खुशमिजाज लड़की थी जो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे दिया और बाती। घर वालों के थोड़े बहुत विरोध के बाद समाज के रस्मों रिवाज के साथ दोनों की शादी हो गई। शुरुआत के 3 साल तो ऐसे बीते जैसे वसंत का मौसम हो। हर शाम पिछोला झील के किनारे घूमना, एक ही आइसक्रीम शेयर करना और भविष्य के लिए प्यारे प्यारे सपने बुनना। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नजर लगते देर नहीं लगती। शादी के चौथे साल में अचानक सब कुछ बदलने लगा। वह आर्यन जो सुमन की एक मुस्कान पर जान छिड़कते थे, अचानक चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए। वह छोटी छोटी बातों पर सुमन पर चिल्लाने लगे। देर रात घर आना, शराब पीकर सो जाना और सुमन से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी बंद कर देना। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उससे क्या गलती हुई है। उसने बहुत कोशिश की, आर्यन को मनाने की, उससे बात करने की, लेकिन आर्यन ने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली थी जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। रोज रोज के झगड़े, ताने और बेरुखी ने सुमन के आत्मसम्मान को छलनी कर दिया था। और फिर वह मनहूस दिन आया जब दोनों ने हार मान ली और तलाक लेने का फैसला कर लिया। उदयपुर की फैमिली कोर्ट में आज बहुत गहमा गहमी थी। बाहर तेज धूप थी और अंदर एसी चलने के बावजूद माहौल बहुत गर्म था। न्यायमूर्ति हरिशंकर वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वह एक बहुत ही अनुभवी जज थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों घर टूटते और बसते देखे थे। जब आर्यन और सुमन का नंबर आया तो दोनों कटघरे में आ खड़े हुए। आर्यन ने नजरें झुका रखी थीं और सुमन की आंखों में एक सूनापन था। जज हरिशंकर ने फाइल खोली और चश्मा ठीक करते हुए पूछा, आर्यन, सुमन, आप दोनों को अलग रहने के लिए जो 6 महीने का समय दिया गया था वह पूरा हो चुका है। क्या आप दोनों ने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया है? क्या अब भी आप तलाक चाहते हैं? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, जी जज साहब, मैं तलाक चाहता हूं। मैं अब सुमन के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी जिसे सुनकर कोर्ट में मौजूद सुमन के भाई और पिता गुस्से से लाल हो गए। अब जज साहब ने सुमन की तरफ देखा। सुमन, तुम क्या कहती हो? क्या तुम भी इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हो? पूरे कोर्ट की निगाहें सुमन पर टिकी थीं। सुमन कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने अपनी शादी का मंडप, वह 7 फेरे और आर्यन के वादे किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जी जज साहब, अगर आर्यन यही चाहते हैं तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जज साहब चौंक गए। शर्त? तलाक में कैसी शर्त? सुमन ने अपनी आवाज को मजबूत किया और बोली, जज साहब, तलाक के कागजों पर साइन करने से पहले मैं आज की रात अपने पति आर्यन के साथ गुजारना चाहती हूं, एक पति पत्नी की तरह, एक ही कमरे में। यह सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया, मानो किसी ने सांप सूंघ लिया हो। पीछे बैठे लोग खुसुर फुसुर करने लगे। सुमन के पिता अपनी जगह से खड़े हो गए और जोर से बोले, यह क्या पागलपन है सुमन? तू होश में तो है? जिस आदमी ने तुझे घर से निकाल दिया, जो तुझे देखना नहीं चाहता, तू उसके साथ रात बिताने की भीख मांग रही है। हमें हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं?
लेकिन सुमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस जज साहब की आंखों में देख रही थी। जज हरिशंकर वर्मा भी हैरान थे। कानून की किताबों में ऐसी किसी शर्त का जिक्र नहीं था। उन्हें लगा शायद सुमन भावनात्मक रूप से टूट चुकी है। उन्होंने नरमी से पूछा, सुमन, तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? जब रिश्ते खत्म हो रहे हैं तो इस एक रात का क्या मतलब है? क्या तुम आर्यन को ब्लैकमेल करना चाहती हो या कोई और चाल है? सुमन की आंखों से एक आंसू टपका, पर उसने उसे पोंछा नहीं। वह बोली, नहीं जज साहब, कोई चाल नहीं है। बस एक आखिरी ख्वाहिश है। जिस इंसान से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की है, जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता कोर्ट कचहरी की कड़वाहट के साथ खत्म हो। मैं चाहती हूं कि हमारी आखिरी याद एक लड़ाई नहीं बल्कि एक सुकून हो। बस एक रात, ताकि मैं अपने आने वाले अकेले जीवन के लिए कुछ यादें समेट सकूं। जज साहब ने सुमन के चेहरे पर वह दर्द देखा जो शायद शब्दों से बयान नहीं हो सकता था। फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, क्या तुम्हें सुमन की यह शर्त मंजूर है? आर्यन का चेहरा पत्थर जैसा था, लेकिन अंदर ही अंदर कोई तूफान चल रहा था। वह मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने सुमन की भीगी हुई पलकों को देखा तो उसके दिल का कोई कोना पसीज गया। उसने रूखेपन से कहा, ठीक है, अगर यह एक रात से खुश होती है और कल चुपचाप साइन कर देती है तो मुझे मंजूर है। जज साहब ने अपना हथौड़ा चलाया और कहा, कोर्ट इस जोड़े को आपसी सहमति से एक रात साथ बिताने की इजाजत देती है। कल सुबह 11 बजे अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट के बाहर आते ही सुमन के परिवार वालों ने उसे घेर लिया। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? हमारी नाक कटवा दी। अब समाज क्या कहेगा? सुमन ने मां के हाथ को थाम कर कहा, मां, दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह मेरी और आर्यन की बात है। बस आज की रात मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कल मैं वापस आपकी बेटी बन जाऊंगी, हमेशा के लिए। सुमन की जिद के आगे सब हार गए। आर्यन कोर्ट के बाहर अपनी कार के पास खड़ा था। सुमन उसके पास गई। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शाम को 7 बजे होटल लेक पैलेस के कमरा नंबर 205 में आ जाना। मैं वहां मिलूंगा। और हाँ, कोई उम्मीद मत पालना, यह सिर्फ तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। शाम को सूरज ढलते ही उदयपुर की झीलें सुनहरी रोशनी में नहा गई थी। होटल लेक पैलेस, जो झील के बीचों बीच बना था, होटल लेक पैलेस, वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। कमरा नंबर 205 की बालकनी से पिछोला झील का पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सुमन ने कमरे को बहुत ही सादगी से सजाया था। उसने टेबल पर मोगरे के कुछ फूल रखे थे, जिनकी खुशबू आर्यन को बहुत पसंद थी। सुमन ने आज वह साड़ी पहनी थी जो आर्यन ने उसे पहली एनिवर्सरी पर दी थी। गहरा नीला रंग, जिस पर सुनहरे सितारे जड़े थे। उसने हल्का मेकअप किया और बालों में गजरा लगाया। वह आईने के सामने खड़ी थी तो उसे लगा जैसे वह फिर से नई दुल्हन बनी है। लेकिन आईने में दिख रही परछाई की आंखों में खुशी नहीं, एक गहरा विषाद था। ठीक 7:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुमन ने दरवाजा खोला। सामने आर्यन खड़ा था। वह थका हुआ लग रहा था। उसने अंदर कदम रखा और कमरे की सजावट देखकर रुक गया। मोगरे की खुशबू ने उसे एक पल के लिए पुराने दिनों की याद दिला दी। वह चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गया। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आखिर में सुमन ने हिम्मत करके पूछा, चाय लोगे? आर्यन ने बिना देखे सिर हिला दिया। सुमन ने केतली से चाय डाली और प्याला आर्यन की तरफ बढ़ाया। चाय का घूंट लेते ही आर्यन के हाथ कांपने लगे। यह वही स्वाद था, अदरक और इलायची वाला, जो सुमन हर सुबह बनाती थी। आर्यन ने चाय का कप मेज पर रखा और तल्खी से बोला, क्यों कर रही हो ये सब सुमन? तुम्हें क्या लगता है यह सब करके मेरा इरादा बदल जाएगा? मैं पिघल जाऊंगा? सुमन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, नहीं आर्यन, मैं तुम्हें पिघलाने नहीं आई हूं। मैं तो बस उस आर्यन से मिलने आई हूं जो कभी मेरी हंसी के लिए दुनिया से लड़ जाता था। वह आर्यन कहां खो गया? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? आर्यन खड़ा हो गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। उसने पीठ करते हुए कहा, कमी मोहब्बत में नहीं, हालात में थी। लोग बदल जाते हैं सुमन, मैं भी बदल गया। अब मुझे यह पारिवारिक जीवन, यह जिम्मेदारी, यह सब बोझ लगता है। मुझे आजादी चाहिए।
मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। सुमन उठी और आर्यन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि आर्यन के कंधे हल्के से झुक गए हैं। उसकी शर्ट कॉलर के पास से ढीली हो गई है, जैसे उसका वजन काफी कम हो गया हो। सुमन ने धीरे से अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। आर्यन सिहर उठा। सुमन ने कहा, झूठ मत बोलो आर्यन। तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपनी सुमी से नहीं। तुम्हारी यह बेरुखी, यह गुस्सा, यह सब एक मुखौटा है। मैं देख सकती हूं कि तुम अंदर से कितने टूट चुके हो। बताओ मुझे, क्या बात है? क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? अगर है तो कह दो, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। आर्यन ने झटके से उसका हाथ हटाया और चिल्लाया, हां, है कोई और। मुझे तुमसे नफरत है। तुम समझती क्यों नहीं? चली जाओ मेरी जिंदगी से। आर्यन का यह चिल्लाना, उसका यह गुस्सा, सुमन को इसमें नफरत नहीं बल्कि डर दिखाई दिया। उसी वक्त आर्यन को जोर की खांसी आई। वह खांसते खांसते दो दोहरा हो गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह पर रख लिया। जब उसने रुमाल हटाया तो उसने उसे तुरंत मुट्ठी में भींच लिया और छिपाने की कोशिश की, लेकिन सुमन की बाज जैसी नजरों ने देख लिया था। रुमाल पर खून का धब्बा था। सुमन का दिल धक से रह गया। वह चीखी, आर्यन, यह खून। आर्यन हड़बड़ा गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आर्यन हड़बड़ा गया। कुछ नहीं, गर्मी की वजह से नक्सीर फूट गई होगी। तुम जाओ यहां से। लेकिन सुमन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने जबरदस्ती आर्यन की मुट्ठी खोली और वह खून से सना रुमाल देख लिया। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आर्यन का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और देखा कि उसकी आंखें अंदर धंस गई हैं। चेहरा पीला पड़ गया है। वह आर्यन जो जिम जाने का शौकीन था, अब हड्डियों का ढांचा बन रहा था। सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, आर्यन, सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? कसम है तुम्हें हमारे प्यार की। अगर आज तुमने झूठ बोला तो मैं अभी इसी बालकनी से कूद जान दूंगी। आर्यन जानता था कि सुमन जो कहती है वह कर गुजरती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अब और नाटक नहीं कर सकता था। उसका शरीर जवाब दे रहा था और उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। एक छोटे बच्चे की तरह सुमन भी उसके पास बैठ गई और उसे गले लगा लिया। काफी देर रोने के बाद आर्यन ने जो बताया, उसे सुनकर सुमन की रूह कांप गई। आर्यन ने सिसकते हुए कहा, सुमन, मुझे फेफड़ों का कैंसर है। लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास मुश्किल से 3-4 महीने बचे हैं। सुमन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। सब कुछ सुन्न पड़ गया। आर्यन बोलता गया, 6 महीने पहले जब मुझे पता चला तो मैं टूट गया था। मैं नहीं चाहता था कि अपनी जवानी बर्बाद करो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे रोज तिल तिल कर मरते देखो। मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो, ताकि जब मैं मरूं तो तुम्हें दुख ना हो। तुम सोचो कि एक बुरा इंसान चला गया, अच्छा हुआ। इसीलिए मैंने शराब का नाटक किया, झगड़े किए, तलाक का यह खेल रचा। मैं चाहता था कि तलाक के बाद तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो, किसी ऐसे के साथ जो तुम्हें वह लंबी उम्र दे सके जो मैं नहीं दे पाया। सुमन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने आर्यन को कसकर भींच लिया और रोते हुए बोली, पागल हो तुम आर्यन, बहुत बड़े पागल हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगी? क्या प्यार सिर्फ सुख का साथी होता है? क्या शादी के 7 फेरे सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थे? तुमने मुझे इतना पराया कर दिया कि अपने दर्द में भी शामिल नहीं किया। अरे, अगर मुझे तुम्हारे मरने के बाद पता चलता कि तुमने यह सब मेरी भलाई के लिए किया था तो मैं तो जीते जी मर जाती। मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती कि जब मेरे पति को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उससे लड़ रही थी। उस रात उस होटल के कमरे में 2 जिस्म नहीं बल्कि 2 रूहें एक हो गईं। न कोई शारीरिक संबंध था, न कोई वासना, बस एक दूसरे को महसूस करने की तड़प थी। सुमन ने आर्यन का सिर अपनी गोद में रखा और पूरी रात उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। आर्यन ने अपना सारा डर, सारा दर्द सुमन के सामने उगल दिया। उसने बताया कि कीमोथेरेपी के दर्द को उसने अकेले कैसे सहा, कैसे वह छिप छिप कर रोता था। सुमन उसकी बातें सुनती रही और अपने आंसुओं से उसका चेहरा भिगोती रही। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो उन दोनों के बीच सब कुछ साफ हो चुका था। न कोई गिला था,
न कोई शिकवा, बस एक अटल फैसला था। अगले दिन सुबह 11 बजे कोर्ट रूम खचाखच भरा था। वकीलों, जज और परिवार वालों को उम्मीद थी कि अब तक मामला सुलझ गया होगा और तलाक हो जाएगा। जज हरिशंकर वर्मा अपनी सीट पर बैठे। आर्यन और सुमन कटघरे में आए। आज आर्यन का चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक अलग तरह की चमक थी। सुमन ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह देखकर कोर्ट में मौजूद लोग हैरान थे। कल तक जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज हाथ में हाथ डाले खड़े थे। जज साहब ने पूछा, तो मिस्टर आर्यन और मिसेज सुमन, रात भर विचार करने के बाद क्या फैसला लिया आप दोनों ने? क्या आप तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हैं? आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि सुमन ने उसका हाथ दबाया और आगे बढ़कर बोली, नहीं जज साहब, हमें तलाक नहीं चाहिए, मैं अपनी अर्जी वापस लेती हूं। कोर्ट में शोर मच गया। सुमन के वकील ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं? कल तो आप तैयार थी। जज साहब ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और गंभीरता से पूछा, सुमन, कोर्ट का वक्त बहुत कीमती होता है। यह हां और ना का खेल बंद करो। साफ साफ बताओ कि अचानक रातों रात ऐसा क्या बदल गया? क्या आर्यन ने तुम्हें डराया है या कोई लालच दिया है? सुमन की आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी। नहीं जज साहब, न कोई डर है और न कोई लालच, बल्कि मुझे सच पता चल गया है। मेरे पति ने मुझसे तलाक इसलिए मांगा था क्योंकि वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जज साहब, इन्हें कैंसर है और इनके पास वक्त बहुत कम है। यह नहीं चाहते थे कि मैं विधवा होकर रोऊं, इसलिए यह मुझे अपनी जिंदगी से दूर धकेल रहे थे ताकि मैं नई शुरुआत कर सकूं। लेकिन जज साहब, सुमन की आवाज भर्रा गई, भारतीय नारी का सुहाग सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं होता। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर इनके साथ 7 जन्मों का वादा किया था। अगर इनके पास 4 महीने हैं तो मैं वह 4 महीने इनके साथ जीना चाहती हूं। मैं इनकी पत्नी हूं और आखिरी सांस तक इनकी पत्नी ही रहूंगी। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे इनकी सेवा करनी है, इनके दर्द को बांटना है। अगर मौत आनी है तो आए, लेकिन वह हमें अलग नहीं कर सकती। सुमन की बातें सुनकर पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, यहां तक कि पत्थर दिल माने जाने वाले वकीलों का भी गला भर आया। जज हरिशंकर वर्मा अपनी कुर्सी पर स्तब्ध बैठे थे। उन्होंने अपने करियर में कई केस देखे थे, लेकिन प्यार और त्याग की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी थी। उन्होंने एक नजर आर्यन पर डाली, जो सिर झुकाए खड़ा था और उसके आंसुओं की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। जज साहब ने एक गहरी सांस ली और फैसला सुनाया। यह अदालत इस तलाक याचिका को खारिज करती है। कानून सबूतों पर चलता है, कानून सबूतों पर चलता है, लेकिन न्याय इंसानियत पर चलता है। आज इस कोर्ट ने देखा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सुमन, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे समर्पण को यह कोर्ट सलाम करता है। तुम एक मिसाल हो। आर्यन, बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी जीवन संगिनी मिली। जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी का हर एक पल जी भर के जियो। जैसे ही जज साहब ने हथौड़ा बजाया, पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुमन के पिता, जो कल तक गुस्से में थे, आज गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। वह दौड़कर आए और आर्यन को गले लगा लिया। बेटा, तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम सब मिलकर लड़ते, हम तेरे साथ हैं। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उदयपुर की धूप आज बहुत सुहानी लग रही थी। आर्यन ने सुमन की तरफ देखा और कहा, सुमी, मैं तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दे पाऊंगा। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक पल भी मेरे लिए 100 जन्मों के बराबर है आर्यन। हम रोएंगे नहीं, हम जिएंगे। और दोस्तों, वही हुआ। डॉक्टर ने 3 महीने कहे थे, लेकिन सुमन की सेवा और प्यार ने आर्यन को 8 महीने दिए। उन 8 महीनों में उन्होंने वह सब किया जो वह हमेशा करना चाहते थे। वे फिर से उसी जगह गए जहां वे पहली बार मिले थे। खूब हंसे, बातें की। आर्यन ने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उसकी ढाल बनकर सुमन खड़ी थी। जब आर्यन की अंतिम घड़ी आई तो उसका सिर सुमन की गोद में था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक संतोष था। उसने जाते जाते सुमन के कान में कहा था, अगली बार जब मिलूंगा तो पूरी जिंदगी लेकर आऊंगा। आर्यन चला गया, लेकिन सुमन आज भी अकेली नहीं है। वह आर्यन की यादों के साथ उसके प्यार के सहारे जी रही है। उसने आर्यन के नाम से एक संस्था खोली है जो कैंसर मरीजों की मदद करती है। तो दोस्तों, यह थी सुमन और आर्यन की कहानी।
यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वह नहीं जो सिर्फ सुख में साथ दे, बल्कि वह है जो मौत के सामने खड़ा होकर भी मुस्कुराना सिखा दे। आज के दौर में जब लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, यह कहानी एक आईना है कि रिश्तों की डोर कितनी मजबूत होनी चाहिए। भागना आसान है, लेकिन निभाना ही असली वीरता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।